हेलो, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। बच्चों, आप सबका स्वागत है नालंदा आईएएस एकेडमी में। और जैसे कि आपको पता चल रहा है कि उत्तराखंड की सीरीज चल रही है और जिसमें हमने चंद राजवंश और परमार राजवंश कंप्लीट किया था 4-4 क्लास में। और आज हम बात करेंगे उससे आगे की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे क्या हुआ। तो देखिए, हमने डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से कुमाऊं में चंदवंश स्थापित हुआ था जिसका संस्थापक सोमचंद था, और किस तरीके से गढ़वाल वाले क्षेत्र में कनकपाल ने पवार वंश की नींव रखी, जिसे परमार वंश हम कहते हैं, उसकी नींव रखी। और फिर हमने लास्ट में बात करी थी कि किस प्रकार से गोरखाओं ने इनका पतन कर दिया था। तो आज की क्लास में जो हम शुरू करेंगे वो गोरखा राज स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से गोरखाओं ने सत्ता स्थापित करी, उन्होंने कौन से वो अवसरों का लाभ उठाया जिसके चलते कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र से चंद वंश और परमार वंश की सत्ता का अंत हो गया। तो इसी पर आज हमें चर्चा करनी है और बातें करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गोरखा राज से। ठीक है, स्लाइड आपको सेंड कर दी गई थी टेलीग्राम चैनल पर भी, और जो हमारी एप्लीकेशन है नालंदा एजुकेशन वहां पर सेंड कर दी गई है। और जो लेखपाल और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एप्लीकेशन पर। और जो बच्चे नए हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, मैं यही कहूंगा, पेपर से 1 महीना पहले तैयारी नहीं होती है। अगर आप अभी से लेकर के चलेंगे तब आपको दिखाई देगा कि पेपर तक चीजें कंप्लीट हुई हैं। चलिएगा, बात करते हैं एक करके। तो देखिएगा, अगर गोरखाओं की हम लोग बात करें कि गोरखा मूल रूप से कहां के थे, तो गोरखा मूल रूप से थे नेपाल के। ठीक है, तो गोरखा जो है वो मूल रूप से नेपाल के थे। और सामान्य तौर पर उस समय पर, जिस समय चंद वंश और परमार वंश था, उस समय पर जो नेपाल था उसमें छोटी छोटी रियासतें थी, लेकिन उसमें एक सबसे प्रमुख रियासत थी जो कि गोरखाओं की थी, यानी एक सबसे प्रमुख राज्य था। और वहां का शासक था जिसका नाम था नरभूपाल, नरभूपाल शाह। ये वैसी ही स्थिति है जैसे कि आपने उत्तराखंड में देखा कि कहीं पर कत्यूरी थे, कहीं पर कोई सा वंश था। ठीक है, आगे चल के परमार वंश हुआ, चंद वंश हुआ। तो ऐसे ही पूरे के पूरे नेपाल में अनेक रियासतें थी, जिसमें सबसे प्रमुख रियासत थी गोरखाओं की रियासत। और इनका मेन केंद्र जो था वो काठमांडू था, यानी इनकी मेन राजधानी जो थी वो काठमांडू थी। ये इन सभी छोटे छोटे राज्यों में सबसे प्रमुख राज्य था। और इसका शासक जो था एक प्रमुख, उसका नाम था नरभूपाल शाह। ये नाम याद रखिएगा। कहते हैं कि नरभूपाल शाह के बाद में एक प्रमुख शासक हुआ गोरखाओं का, और उसका नाम था पृथ्वी नारायण। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी नारायण शाह ये सबसे प्रमुख शासक था, जो कि गोरखाओं का शासक था। और काठमांडू इनका जो था वो प्रमुख केंद्र था। पृथ्वी नारायण शाह से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। एक तो ये कि पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का बिस्मार्क कहते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि पृथ्वी नारायण शाह के समय नेपाल में एकीकरण का कार्य हुआ। जो काम गढ़वाल में अजयपाल ने किया था, वो काम नेपाल में छोटी छोटी रियासतों को गोरखा रियासत में जोड़ने का काम जो किया था वो पृथ्वी नारायण शाह ने किया था। तो पृथ्वी नारायण शाह नरभूपाल शाह के बाद में गद्दी पर बैठा, और एक लंबे समय तक राज जो किया वो किया आपका पृथ्वी नारायण शाह ने। कहते हैं कि सन 1775 में पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में जो गद्दी संभाली वो इसके पुत्र ने संभाली, जिसका नाम था प्रताप शाह। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक गद्दी पर नहीं बैठा। 1975 से लेकर के 1775 से लेकर के और 1778 तक जो गद्दी पर रहा वो प्रताप शाह रहा, यानी 3 साल तक ही ये गद्दी पर बैठा। और इसके बाद में फिर जो गद्दी पर बैठा, ठीक है, वो बैठा था आपका, उसका नाम था रण बहादुर। ठीक है, एक अल्पवयस्क बच्चा था जिसका नाम था रण बहादुर शाह। पूरा नाम था इसका रण बहादुर शाह। तो पृथ्वी शाह के बाद में गद्दी पर बैठा रण बहादुर शाह, लेकिन रण बहादुर शाह भी छोटा था, अल्पवयस्क था। तो ऐसे में माता रानी थी, उनका नाम था इंद्रलक्ष्मी। तो कहते हैं कि इंद्रलक्ष्मी जो है वो इसकी संरक्षिका बन गई। पहले होता था ना, गढ़वाल में भी आपने ऐसे ही देखा होगा, जैसे पृथ्वीपति शाह था तो उसकी संरक्षिका बन गई थी कौन, आपकी कर्णावती। तो वैसे ही जो ये रण बहादुर था, रण बहादुर शाह था, इसकी संरक्षिका बन गई कौन, आपकी इंद्रलक्ष्मी। तो इंद्रलक्ष्मी माता रानी थी, ये इसकी संरक्षिका बन गई। लेकिन जो रण बहादुर शाह का चाचा था, जिसका नाम था बहादुर शाह, उसने बड़ी चालाकी से इंद्रलक्ष्मी को मार दिया, यानी संरक्षिका को मार दिया, और स्वयं जो है वो रण बहादुर शाह का संरक्षक बन गया। यानी राजा तो रण बहादुर शाह ही रहा, लेकिन उसका जो संरक्षक बन गया
यानी जिसके देखरेख में शासन व्यवस्था चल रही थी वो व्यक्ति था बहादुर शाह। एक बात थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आप समझिएगा कि नेपाल में अनेक छोटी छोटी रियासतें थी, इसमें सबसे प्रमुख रियासत थी काठमांडू रियासत। इसका एक प्रमुख शासक था जिसका नाम था नरभूपाल शाह। इसके बाद में गद्दी पर बैठा इसका प्रमुख शासक जिसका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह ने एकीकरण करने की कोशिश करी नेपाल की, और बेसिकली अपने साम्राज्य विस्तार को इसने जो है वो बढ़ाया, यानी साम्राज्य को बढ़ाया, साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, नेपाल का बिस्मार्क कहते हैं। जैसे अजयपाल को गढ़वाल में गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है, ऐसे ही नेपाल का बिस्मार्क इसे कहते हैं। अब इसके बाद में 1775 में गद्दी पर बैठा प्रदीप शाह जो लगभग 3 साल रहा, और उसके बाद में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था रण बहादुर शाह। अब रण बहादुर शाह की जो संरक्षिका थी उनका नाम था इंद्रलक्ष्मी, लेकिन इंद्रलक्ष्मी की हत्या कर दी रण बहादुर शाह के चाचा ने जिनका नाम था बहादुर शाह। और इस प्रकार से अब जो सत्ता आ गई है गोरखाओं की वो 2 लोगों के हाथ में आ गई। जो राजा है उसका नाम है रण बहादुर शाह, और जो उसका संरक्षक बनकर के बैठा हुआ है उसका नाम है बहादुर शाह। तो ये ध्यान रखिएगा, रण बहादुर शाह और बहादुर शाह ये अलग अलग हैं। शासक जो है वो रण बहादुर शाह है और जो उसका संरक्षक बना हुआ है वो है बहादुर शाह। लेकिन यहां पर इंपोर्टेंट तो वही होता है ना कि जो शासक है, जो शासक बना हुआ है, तो शासक बना हुआ कौन है आपका रण बहादुर शाह। ये बात ध्यान रखिएगा। बस जब बहादुर शाह संरक्षक बन गया रण बहादुर शाह का, तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना जो गोरखा साम्राज्य है उसका विस्तार किया जाए, और क्यों ना उसका विस्तार उत्तराखंड तक किया जाए। और ऐसे में इनको मौका मिल गया। और एक आपने कुमाऊं में नाम सुना होगा जिनका नाम था हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी ने निमंत्रण दिया गोरखाओं को कि भैया आ जाओ, यहां पर एक व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, आ जाओ और यहां पर जो है वो आप आकर के अधिकार कर लो। और जिस समय पर 1790 में कुमाऊं का शासक था महेंद्र चंद, उस समय पर गोरखाओं ने आक्रमण किया और 1790 में उनके पास क्या आ गया, कुमाऊं आ गया। और आगे चल के 1804 में उनके पास क्या आ गया, गढ़वाल आ गया, यानी उन्होंने परमार वंश को भी पराजित कर दिया। तो हर्षदेव जोशी ने जो इनवाइट किया था, ये बात लगभग सन 1778 के आसपास की है। अच्छा, रीजन क्या था करने का, ये भी मैं आपको बता दूं। रीजन ये था कि आपने एक नाम सुना होगा चंद शासकों में जिसका नाम था मोहनचंद। मोहनचंद गलत तरीके से सत्ता पर बैठ गया था और यह बात पसंद नहीं थी हर्षदेव जोशी को। तो हर्षदेव जोशी ने इनवाइट किया था गढ़वाल के शासक को जिसका नाम था ललित शाह। ललित शाह ने आकर के जो है वो लड़ाई लड़ी। आपको बताना है कि वो कौन सी लड़ाई ललित शाह ने जो है वो लड़ी थी मोहनचंद के साथ में। उसके बाद मोहनचंद सत्ता से हट गया और ललित शाह ने गद्दी पर बैठा दिया प्रद्युमन शाह को। अब प्रद्युमन शाह ने कुछ वर्ष राज किया। उसके बाद में जब प्रद्युमन शाह ने यहां से सत्ता छोड़ी तो यहां पर जो मोहनचंद जो था उसने दोबारा से यहां पर सत्ता स्थापित कर दी, यानी मोहनचंद दोबारा से गद्दी पर बैठ गया। यह बात हर्षदेव जोशी को अच्छी नहीं लगी और हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद की हत्या कर दी। और जब मोहनचंद की हत्या हो गई तो इसका एक भाई था जिसका नाम था लाल सिंह और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र चंद। तो कहते हैं लाल सिंह के सपोर्ट से महेंद्र चंद जो है वो गद्दी पर बैठ गया था। और तब हर्षदेव जोशी परेशान हुए और उन्होंने फिर इनवाइट किया गोरखाओं को। और तब जब गोरखाओं को इनवाइट किया तब 1790 में गोरखाओं ने आक्रमण किया और महेंद्र चंद्र को पराजित करके जो है वो कुमाऊं में अपनी सत्ता स्थापित करी। खैर, छोटे छोटे फैक्ट आप इन्हें देखते हुए चलिएगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब एक एक करके बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात में आप 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जब उन्होंने आक्रमण किया है गोरखाओं ने, ठीक है, उस समय पर वहां का शासक कौन है, तब आपको आंसर लगाना है रण बहादुर शाह। लेकिन वो किसके संरक्षण में बैठा हुआ था? बहादुर शाह जो कि उसके चाचा थे उसके संरक्षण में बैठा हुआ था। यह बात आप जो है वो ध्यान रखिएगा। और परिणामतः 1790 में कुमाऊं और 1804 में गढ़वाल पर गोरखा राज स्थापित हो गया। इसी बात को हम डिटेल में देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो मैंने आपको एक कहानी बताई उस कहानी को ही हम समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से गोरखाओं की कुमाऊं पर विजय स्थापित हुई। तो गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं पर चंद राजा महेंद्र चंद का शासन था। मैंने आपको बताया, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सन 1790 में यही महेंद्र चंद पराजित हुआ है और उसके बाद गोरखाओं की सत्ता स्थापित हुई है। तो अंतिम शासक चंद्रवंश का महेंद्र चंद था जो मोहनचंद का पुत्र था। सन 1788 में हर्षदेव जोशी के समय मोहनचंद की हत्या कर दी गई, लेकिन मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने हर्षदेव जोशी को पराजित कर गढ़वाल भागने के लिए बाध्य कर दिया था। सन 1790 में लाल सिंह की सहायता से महेंद्र चंद गद्दी पर बैठ गया
और तब हर्षदेव जोशी ने सन 1788 में गोरखाओं को इनवाइट करा, और उस समय पे गोरखा राजा कौन था? वो था रण बहादुर शाह। उससे संपर्क करा, इनवाइट करा, और फाइनली उन्होंने 1790 में आक्रमण करा, और इस प्रकार से कुमाऊं में जो है वो आपकी गोरखा सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, लेकिन ये आपको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा चंद शासकों के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। कैसे मोहनचंद था, उसके बाद में ललित शाह का आक्रमण हुआ, मोहनचंद हट गया, दोबारा से मोहनचंद गद्दी पर बैठ गया, हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद की हत्या कर दी, उसका भाई था लाल सिंह, उसने महेंद्र चंद को सपोर्ट किया जो कि मोहनचंद का पुत्र था, और पुनः जो है वो महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठा दिया, और 1790 में महेंद्र चंद्र जो है वो पराजित हो गया, और इस प्रकार से गोरखा सत्ता स्थापित हो गई कुमाऊं पर। खैर यहां से इतना तो नहीं, लेकिन ये कुछ पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं कि दोनों ही काम हर्षदेव जोशी ने करे हैं। गढ़वाल के शासक ललित शाह को भी इनवाइट जो किया था वो भी हर्षदेव जोशी ने किया था, और उसके अलावा जो गढ़वाल को इनवाइट किया है, रण बहादुर शाह से जो संपर्क साध करके उनको इनवाइट किया है, ये काम भी हर्षदेव जोशी ने ही किया है। इस कारण हर्षदेव जोशी को कुछ उपाधियां दी जाती हैं। हर्षदेव जोशी को विभीषण भी कहा गया है। इसके अलावा चाणक्य, कुमाऊं का चाणक्य तो कहा गया है, ये तो मैंने आपको बताई था। इसके अलावा उसको क्या कहा गया है? आपका विभीषण भी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी ध्यान रखिएगा कि कुमाऊं पर गोरखा राज स्थापना के समय नेपाल का राजा रण बहादुर शाह था, रण बहादुर शाह। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी इसको आप स्लाइड को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगली बात करते हैं गढ़वाल विजय के बारे में। गढ़वाल विजय का कैसे रहा? कुल मिलाकर के 1790 में गोरखा आ गए कहां पर? आपके कुमाऊं में। और देखिए 1790 से लगभग 1815 तक, यानी कुल मिला के 25 साल ये कुमाऊं पर राज करेंगे। तो जब इन्होंने कुमाऊं इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया, तो 1791 में इन्होंने कोशिश करी कि क्यों ना गढ़वाल को जीता जाए। तो इन्होंने कोशिश करी गढ़वाल को जीतने की, लेकिन इस समय ये नेपाली लोग, गोरखा लोग फंसे हुए थे, क्योंकि इन पर चीनी आक्रमण की संभावनाएं बढ़ रही थी। तब इन्होंने सोचा कि अभी गढ़वाल के शासकों से भिड़ना सही नहीं है, और ऐसे में इन्होंने गढ़वाल के शासकों से एक संधि कर ली, जिसे इतिहास में लंगूरगढ़ की संधि कहा जाता है। यह 1792 में संधि हो गई, और इस संधि के तहत यह सुनिश्चित हुआ कि हाँ भाई, आप जो परमार वंश के शासक हैं, जो गढ़वाल है, वो हमें टैक्स देगा, कर देगा, लेकिन हम अभी गढ़वाल पर अधिकार नहीं करेंगे। यानी एक ऐसे मान लिए कि एक संधि समझौता हो गया है, और जिसके तहत गोरखाओं ने गढ़वाल को छोड़ दिया है। लेकिन आगे चल के समय निकला, और फिर जो है उन्होंने दोबारा से आक्रमण शुरू करे, और 1804 में, जिस समय प्रद्युमन शाह वहां का शासक था गढ़वाल का, उस समय पर गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी विजय हासिल कर ली, और इस प्रकार से गोरखाओं के अधीन गढ़वाल भी आ गया। तो उसी पर हम बात करते हैं। गढ़वाली सेना को 1 साल तक गोरखा पराजित न कर सके। एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि गढ़वाल पर गोरखाओं ने पहला आक्रमण कब किया था, तब इसका आंसर है 1791 में, जस्ट कुमाऊं जीतने के बाद। 1790 में जीता और 91 में आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो गोरखा पराजित नहीं कर सके, और इसी बीच नेपाल पर चीनी आक्रमण की सूचना के चलते 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हो गई। स्टार लगा लेना भाई, लंगूरगढ़ की संधि किस किस के बीच हुई है? गढ़वाल शासक के बीच में, और किसके बीच में हुई है? गोरखाओं के बीच में। अब आपको बताना है कि इस समय पर गढ़वाल वंश का कौन शासक था जिसने लंगूरगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्या संधि थी, इस बात को सुनिएगा। गढ़वाली राजा नेपाल के राजा को वार्षिक कर देता रहेगा। आप देखिए, करद राज्य बन चुके हैं हम गोरखाओं के, अभी गढ़वाल पर अधिकार नहीं किया, लेकिन कर देना हमने सुनिश्चित कर लिया है लंगूरगढ़ की संधि के तहत। दूसरा, राजा को अपने स्वयं के व्यय पर एक नेपाली प्रतिनिधि को अपने दरबार में रखना पड़ेगा। एक नेपाली प्रतिनिधि रहेगा दरबार में, वो सुनिश्चित करेगा कि राजा कितना खर्च करेगा, कितना नहीं करेगा, पैसे का सही खर्च होगा कि नहीं होगा। यानी आधी इज्जत तो हम अपना आधा सम्मान तो हम बेच ही चुके हैं लंगूरगढ़ की संधि में, और आगे चल के उन्होंने लाभ उठाया 1804 में। अगला, राजा को अपना एक प्रतिनिधि नेपाल के दरबार में रखना होगा, और उसका व्यय भी राजा ही वहन करेगा। एक राजा का प्रतिनिधि नेपाल में रहेगा जो पूरी जानकारी देगा कि क्या क्या चल रहा है, यहाँ का जो राजा है उसके साम्राज्य में क्या क्या व्यवस्था चल रही है, उसकी पूरी जानकारी नेपाल में कौन देगा? आपका वो प्रतिनिधि देगा। तो कुल मिलाकर के लंगूरगढ़ की संधि थी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लंगूरगढ़ की संधि से क्या हुआ है 1792 की। ऐसे मान लो गोरखाओं ने तरस खा के छोड़ दिया गढ़वाल को, और कुछ अधिकार प्राप्त कर लिए लंगूरगढ़ की संधि से। आगे चल के समय निकला,
1795 के अकाल तथा 1803 में भूकंप से प्रभावित गढ़वाल पर गोरखाओं द्वारा पुनः आक्रमण कर दिया गया। हुआ क्या, आगे चल के कुछ आपदाएं रही गढ़वाल पर और गढ़वाल की व्यवस्था जर्जर होने लगी। जो टैक्स पहुंच रहा था नेपाल को, वो पहुंचना धीरे धीरे कम हो गया, बंद हो गया, स्थिति जर्जर होने लगी। उन्होंने सोचा ठीक है भाई, अब आक्रमण कर ही देते हैं, और उन्होंने पुनः जो है वो आपका क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया एवं रणजोड़ थापा के नेतृत्व में गोरखा सेना ने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया। प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह और सुदर्शन शाह देहरादून की ओर चले गए। खैर, प्रद्युमन शाह तो इस लड़ाई में जो है वो पराजित होकर के मारे गए थे, तो उनके कुछ उत्तराधिकारी बच गए थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था सुदर्शन शाह। और आप देखेंगे कि 1804 में खुरबुड़ा का युद्ध था। ये 1804 में खुरबुड़ा की लड़ाई हुई थी। ये मैंने आपको बताया था कि 1804 में एक लड़ाई हुई थी जिसे खुरबुड़ा का युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध में प्रद्युमन शाह पराजित हो गए हैं, और उसके बाद में सत्ता इनके हाथ से जो है वो निकल गई है, सत्ता आ गई है गोरखाओं के पास में। अब जो इनके उत्तराधिकारी होंगे सुदर्शन शाह, वो बेचारे बेचैन होकर के परेशान होते रहेंगे सत्ता के लिए। फिर वो अंग्रेजों से सहायता मांगेंगे, उसके बाद अंग्रेज सहायता करेंगे, अंग्रेज जीतेंगे गोरखाओं से उत्तराखंड क्षेत्र को, और फिर इस प्रकार से टिहरी रियासत का उदय होगा। अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। खैर, ये बात आपको समझ में आई होगी। कुमाऊं उन्होंने कैसे जीता, हर्षदेव जोशी का क्या रोल था, उसके बाद गढ़वाल उन्होंने कैसे जीता, ये बात आपको समझ में आई होगी। और यहां से इंपोर्टेंट है एक तो लंगूरगढ़ की संधि, और एक इंपोर्टेंट है आपका खुरबुड़ा का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए हर्षदेव जोशी के बारे में। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं, ये हमने देखा। हर्षदेव जोशी को विभीषण कहते हैं, ये हमने देखा। हर्षदेव जोशी को उत्तराखंड का जयचंद भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा वो कहानी पृथ्वीराज चौहान वाली और गौरी वाली। कहते हैं जयचंद ने धोखा दिया था, और धोखा देने के बाद उसने गौरी को सपोर्ट किया था, और जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आपको बताना है कि वो कौन सी लड़ाई थी इतिहास की और कब हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान गौरी से पराजित हुए थे। उन्हें मीर जाफर भी कहा जाता है। मीर जाफर का नाम आपने सुना होगा। ये बेसिकली संबंधित है प्लासी की लड़ाई से, जहां पर जो सिराजुद्दौला थे, उनका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखा दिया था। तो खैर, ऐसी कुछ संज्ञाएं दी जाती हैं हर्षदेव जोशी को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपको 8-10 उपाधियां हैं जो हर्षदेव जोशी से संबंधित हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं भाई। तो आपको ये तो पता चल गया कि 1790 में कुमाऊं में जो है वो गोरखा आ गए हैं, और 25 साल तक रहेंगे, 15 तक। और गढ़वाल में आए हैं वो कब, 1804 में। तो लगभग वहां रहेंगे 10.5 साल के आसपास, लगभग 10.5 से 11 साल गढ़वाल पर उनका अधिकार रहा, और कुमाऊं पर उनका अधिकार जो रहा लगभग 25 साल रहा। अब कैसे कैसे उन्होंने शासन व्यवस्था संभाली है, क्या क्या किया है, इस पे हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बात करते हैं, गोरखाओं की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो देखिएगा, गोरखाओं की शासन व्यवस्था कुछ नई नहीं थी। गोरखाओं की शासन व्यवस्था कुछ उसी पैटर्न पे रही जो पैटर्न पहले से चलता हुआ आ रहा था। यानी जो व्यवस्था चंद वंश की और परमार वंश की चलती हुई आ रही थी, कुछ उसी व्यवस्था को उन्होंने अपनाने की कोशिश करी। कुछ उनकी उसमें नई चीजें थी, जैसे कि न्याय व्यवस्था उनकी नई थी, जो कि दिव्य प्रणाली पर आधारित थी। कुल मिलाकर के सिस्टम क्या होता था, सिस्टम ये होता था कि जो नेपाल का राजा था, और उसने जब यहां पर उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो अब ये वाला क्षेत्र उनका एक प्रांत बन गया, उनका एक सूबा बन गया। सूबा मतलब प्रांत। तो अब इन सूबों में नियुक्ति होती थी सूबेदार की। सूबेदार को आप यहां का तो प्रमुख शासक मान सकते हो, लेकिन वो किसके अधीन था, नेपाल के राजा के अधीन था। वो अपनी रिपोर्टिंग जो करता था वो नेपाल के राजा को करता था। इसलिए गोरखा शासन के दौरान जो आपको सबसे बड़ा पद दिखाई देगा, वो पद दिखाई देगा आपको सूबेदार का पद, जिसे सूबा भी बोलते थे। और ऐसे सूबे आपके गढ़वाल, ऐसा सूबेदार आपके गढ़वाल में भी नियुक्त हुए और कुमाऊं में भी। कुमाऊं में ज्यादा सूबेदार रहे क्योंकि लंबा समय है, 25 वर्ष रहे हैं, और गढ़वाल में कम सूबेदार रहे क्योंकि समय छोटा था। और इनकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपकी डाल दी है, ठीक है, लास्ट वाली स्लाइड पर, ठीक है, पूरी स्लाइड डाल दी है कि भाई कुमाऊं में पहला सूबा कौन था, यानी पहला जो सूबेदार था वो कौन बना था, ठीक है, जोगामल था। उसके बाद में नरसाही हुआ, उसके बाद अजब सिंह, अमर सिंह थापा, इस तरीके से हुए। इसी प्रकार से आपके यहां पर गढ़वाल में कौन कौन हुए। हालांकि जो कुमाऊं में हुए हैं,
एक मिनट। हालांकि जो कुमाऊं में हुए हैं उनका एक अच्छे से हमें समय काल वगैरह का पता चल जाता है, लेकिन जो गढ़वाल में हुए हैं उनके एग्जैक्ट समय काल का बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाता है। लेकिन फिर भी जो जो हुए हैं वो मैंने यहां पर लिस्ट आपको बना करके दे दी है। यहां से जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस अभी कर लेंगे। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरखाओं की शासन प्रबंधन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया, पूरे के पूरे गोरखा साम्राज्य का जो सुप्रीम था वो बैठता था काठमांडू में यानी नेपाल में। वो होता था राजा, और राजा स्वेच्छाचारी था, जो मर्जी था वो कर सकता था। उसके अलावा जो ये क्षेत्र जीतते थे वो इनके प्रांत बन जाते थे, और यहां पर ये जिस व्यक्ति की नियुक्ति करते थे उसे सूबा बोलते थे या उसे सूबेदार कहा जाता था। तो गोरखा शासन के जो उच्च पदाधिकारी इनके प्रांतों में बैठे हुए होते थे उन्हें सूबा या सूबेदार कहते थे, और इनकी नियुक्ति जो होती थी वो नेपाल के राजा के द्वारा होती थी। नेपाल का राजा ये डिसाइड करता था कि किसको बनाना है। खास करके उन लोगों को बनाया जाता था जो कि युद्ध में अच्छा प्रतिनिधि करते थे, लड़ाई जीते हुए होते थे, जिन पे लगता था कि हाँ उनके बाहुबल में जान है, ठीक है, उनमें एक बाहुबल है, तो उनको जो है वो सूबे का पद दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा इनके पास दो प्रकार की सेना होती थी। ठीक है, एक आपकी अस्थायी सेना होती थी और एक इनकी स्थायी सेना होती थी। ठीक है, यानी स्थायी और अस्थायी सेना होती थी। खास करके अस्थायी सेना वो होती थी जो किसी युद्ध के समय ये भर्ती करते थे, और वो खास करके ये स्थानीय जो लोग होते थे उनको ही ये अस्थायी सेना में भर्ती करते थे। जो इनकी एक स्थायी सेना होती थी उसमें ज्यादातर लोग गोरखा हुआ करते थे, लेकिन अस्थायी सेना में गोरखाओं के अलावा भी और लोगों की नियुक्ति स्थानीय स्तरों से कर लेते थे, जैसे कुमाऊं से, गढ़वाल से, वहां से अस्थायी सेना के रूप में कुछ लोगों को नियुक्त कर लिया। तो ऐसा जो है वो ये कर लिया करते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कुमाऊं में जो पहला सूबा बना था उसका नाम था जोगामल। इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि कुमाऊं का पहला सूबेदार, पहला सूबा कौन था? ये जोगामल था, और इसने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त स्टार्ट किया। इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना भाई। गोरखाओं का पहला भू बंदोबस्त कहां शुरू हुआ? कुमाऊं में हुआ। किसने किया है स्टार्ट? जोगामल ने किया है, यानी इसके समय जो सूबेदार था 1791-92 में वो जोगामल था। भूमि बंदोबस्त का क्या मतलब होता है? भूमि बंदोबस्त का मतलब होता है कि टैक्स कलेक्शन का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम टैक्स वसूलेंगे। अभी तक जो टैक्स वसूला जाता था वो उत्पादन के आधार पर वसूला जाता था। गोरखाओं ने कहा कि हम उत्पादन के आधार पर टैक्स नहीं वसूलेंगे, हम जमीन के आधार पर वसूलेंगे। तुम्हारे पास जमीन कितनी है, हमें मतलब नहीं है उत्पादन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो पहला भू बंदोबस्त जोगामल के समय आया और इसमें निर्धारित कर दिया कि जिसके पास 20 नाली जमीन है उस पर 1 रुपया टैक्स लगेगा भाई, उत्पादन हो या ना हो। अभी आप कहोगे सर ये 1 रुपया क्या होता है? भाई उस समय की आप वैल्यू देखेंगे तो 1 रुपए की बहुत होती थी। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि 1 रुपया टैक्स देना होगा उस व्यक्ति को जो व्यक्ति जिसके पास 20 नाली जमीन होगी, तो उसी की दर से गुणा कर दी जाएगी और वो टैक्स देगा। उत्पादन हो या ना हो इस बात से कोई मतलब नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं गोरखाओं की न्याय प्रणाली। अगर कोई पढ़ने वाली चीज है तो वो है गोरखाओं की न्याय प्रणाली, और इतनी अटपटी है, इतनी अलग है कि आपको सुनकर के बड़ा अजीब भी लगेगा और हंसी भी आएगी। कि अंधविश्वासों पर आधारित थी, चमत्कारों पर आधारित थी, दिव्य प्रणालियों पर आधारित थी। समझते हैं क्या थी। देखिए, न्याय व्यवस्था का यूं तो सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो राजा ही था, यानी कोई मामला अगर पहुंचा वहां तक तो उसका न्याय राजा ही करेगा, लेकिन उसको प्रांतीय स्तर पर, सूबे के स्तर पर उसे निपटाए जाने के लिए व्यवस्था थी। सामान्य तौर पर जो न्याय किया करते थे वो करते थे सैनिक अधिकारी, यानी जो गोरखा सैनिक होते थे उनके जो प्रमुख सैनिक अधिकारी होते थे वही निपटारा करते थे न्याय का। कहीं पर कोई बात हो गई, न्याय करना है, तो सैनिक अधिकारी करते थे। लेकिन मान लीजिए कहीं वो लड़ाई में व्यस्त है या कोई भी है, तो ऐसे में न्याय करने के लिए एक अधिकारी हुआ करता था जिसे बोलते थे बिचारी। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक अधिकारी होता था बिचारी, स्टार लगा लीजिएगा। बिचारी आप ऐसे मान लीजिए कि न्याय का प्रमुख था। हालांकि न्याय सैन्य अधिकारी करते थे, लेकिन जब वो लड़ाई में व्यस्त होते थे तब न्याय करने का अधिकार बिचारी के पास ही हुआ करता था। और बिचारी स्वेच्छाचारी था, ये जैसा मर्जी वैसा न्याय कर दे, जिसको जो मर्जी वो सजा दे दे। किसी छोटे अपराध के लिए बड़ी सजा, बड़े अपराध के लिए छोटी सजा, जैसे मर्जी ये वैसे निपटारा कर दे। तो सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था की कमी तो यही थी कि ये स्वेच्छाचारी था। कभी भी न्याय करने वाला व्यक्ति स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कभी भी निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा।
तो गोरखाओं के न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता की बहुत बड़ी कमी थी भाई। सबसे बड़ी आती थी कि न्याय करते कैसे थे, बड़ा अटपटा, ना कोई तर्क है, ना कुछ है, ना कोई सुनवाई है, केवल और केवल अंधविश्वास पर आधारित थी इनकी न्याय व्यवस्था गोरखाओं की। इन्होंने गढ़वाल में लगभग 10.5 से 11 साल और कुमाऊं में लगभग 25 साल अपनी इस न्याय व्यवस्था से लोगों में क्षोभ पैदा कर दिया था। आप समझिए, लंबे समय तक चंद वंश और परवार वंश का राजा रहे, वो भले ही स्वेच्छाचारी रहे, भले ही कितने अयोग्य रहे, इतनी परेशान जनता कभी नहीं हुई जितनी इनके समय हुई। ये आप देखेंगे क्या क्या इन लोगों ने करा है। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कौन होता था? बिचारी। और निष्पक्षता का साधारण तौर पर अभाव रहता था और अपनी इच्छा अनुसार ही ये न्याय करता था। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 स्टार लगा देना। बाकी मैं अगली क्लास में क्वेश्चन जरूर लेकर के आऊंगा भाई। अब बात है गोरखाओं की जो न्याय व्यवस्था थी, ये बेसिकली कुछ दिव्य प्रणालियों पर आधारित थी। और वो क्या क्या प्रणाली होती थी? अलग अलग टाइप के टेस्ट होते थे। ठीक है, एक होता था जिसे गोलदीप बोला जाता था, गोलदीप। अब इसमें क्या करते थे गोलदीप में भाई? एक जो व्यक्ति होता था जिसे खास करके वादी माना जाता था, ठीक है, जिसपे आरोप होते थे, उसको एक लोहे का गर्म छड़ करते थे, बिल्कुल लाल करते थे, उसको हाथ में पकड़वाते थे और उससे कहते थे चल भाई कुछ दूरी तक चल। वो चलता था, अगर उसका हाथ नहीं जला गर्म छड़ से, तब तो उसे मान लिया जाता था कि भैया वो अपराध मुक्त है, और अगर हाथ जल गया तो मान लिया जाता था कि उसने अपराध किया है। अब देखो बेवकूफों का क्या सिस्टम था। मतलब कोई तर्क नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा अंधविश्वास है। भाई कौन व्यक्ति होगा आप उसे गर्म छड़ देंगे और वो नहीं जलेगा? इसका मतलब तो यह है कि गोरखा शासन में जितने भी लोग दोषी बने हुए होंगे, आरोपी बने हुए होंगे, उन सबको दोषी मान करके सजा दे दी गई होगी। तो एक होती थी आपकी गोलदीप, जिसमें लोहे की गरम छड़ उसके हाथों में पकड़वाई जाती थी, उसे कुछ दूर चलना होता था और नहीं जलने पर उसे अपराध मुक्त मान लिया जाता था। एक होता था तराजू दीप। तराजू दीप में क्या करते थे? पत्थर लेते थे, तराजू में पत्थर रख के तुलवाते थे, उसके बाद में उसे हटाते थे पत्थरों को रखने के बाद, फिर दोबारा तोलते थे, और अगर पत्थरों में कोई वजन में कमी आई या कुछ हुआ तो उसके आधार पर वो न्याय करते थे, उसे तोला जाता था। अगर उसका भार कम होता था तो उसे अपराधी मान लिया जाता था। यानी अगर पत्थरों का वजन कम हो गया तोलने पर, तब ऐसे में फिर मान लेंगे यार अपराधी है। ऐसे ही एक होती थी कड़ाई दीप। इसके अंतर्गत कड़ाई में खोलते तेल में हाथ डालना पड़ता था, और हाथ अगर नहीं जला तब उसे अपराध मुक्त घोषित कर दिया जाता था। ऐसे ही होता था जल दीप। इसमें क्या करते थे? पानी में डुबोते थे, कि किसी ने अपराध किया उसे पानी में डुबो दिया, और अगर बच्चा देर तक नहीं डूबता था तो उसे निर्दोष मान लिया जाता था। यानी अगर वो नहीं डूबा पानी में तो उसे निर्दोष मान लेंगे, और डूब गया तो दोषी। इसके अलावा एक होती थी आपकी जहर। इसमें विष देते थे, विष पीने के बाद कुछ हो गया, मर गया तो दोषी, नहीं मरा तो निर्दोष। इसके अलावा मंदिर दिव्य, ये एक अलग ही तरीका था। पर्ची में नाम लिखते थे, दोषी निर्दोषी, इस तरीके से हाथ में जैसी पर्ची आ गई उस हिसाब से क्लियर होता था कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। यानी आप देखेंगे इनकी पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था जो है वो भाई अंधविश्वास पर आधारित थी, कोई तार्किकता नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं था। जो प्रमुख अधिकारी था बिचारी, वो स्वेच्छाचारी था, और इस व्यवस्था से इन्होंने क्षोभ पैदा कर दिया था गढ़वाल में और आपका कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, तो ये न्याय व्यवस्था थी, आलोचना के काबिल है। जितनी आलोचना करी जाए उतनी आलोचना इसकी की जा सकती है। कुछ प्रमुख बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, कुछ अटपटे कानून जिनका कोई मतलब नहीं था। जैसे एक प्रमुख यह था कि किसी भी स्त्री को छत पे जाना दंडनीय अपराध था। यानी गोरखाओं के समय कोई स्त्री छत पे भी नहीं जा सकती थी भाई। ये तो ऐसे मान लीजिए जो गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर पूरा इस्लामी कानून लागू होता है, ऐसी व्यवस्था तो वहां पर भी नहीं है। वहां पर भी इससे ज्यादा बहुत स्वतंत्रताएं हैं, महिलाओं को कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी। अब गोरखाओं के समय देखिए महिलाएं छत पे नहीं जा सकती, तो बाकी क्या ही अपेक्षा करते हैं कि महिलाओं को कुछ अधिकार मिले होंगे। इसके अलावा देशद्रोह के लिए मौत की सजा का फरमान था। चलिए ठीक है, देशद्रोह है, मौत का फरमान, हम फिर भी थोड़ा सा लॉजिकल मान सकते हैं कि ठीक है। यदि कोई ब्राह्मण किसी की हत्या कर देता था तो उसको देश निकाला दिया जाता था, और चोरी में पकड़े गए ब्राह्मण की चोटी काट दी जाती थी, उसका जनेऊ उतार दिया जाता था। जो जनेऊ धागा पहनते हैं ना, सत्य स्तंभ के प्रतीक होते हैं, तो उनका वो धागा उतार दिया जाता था और चोटी काट दी जाती थी अगर कोई ब्राह्मण चोरी करता था तो।
गोरखाओं ने अपराधी को सूली पे चढ़ाने के अलावा उनके अंग भंग का भी नियम भी बना रखा था, साथ में यह भी कर रखा था, ठीक है, सूली पे तो चढ़ाएंगे, उसके अलावा अंग भंग भी किया जाता था। यानी अंग भंग का मतलब होता है हाथ काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये सब भी जो है वो दंड दिए जाते थे। दंड काफी घातक थे, खतरनाक थे। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के नजदीकी से जुर्माना लिया जाता था, मतलब आत्महत्या अपराध था, ठीक है, आज भी आत्महत्या अपराध है, आपको स्वैच्छिक रूप से मरने का अधिकार नहीं है उस समय पर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो वो भी एक क्राइम था, और ऐसे में कोई आत्महत्या कर लेगा तो जो उसके परिवार वाले होंगे वो जुर्माना भरेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आपको दिखाई देती है, जो कि आलोचना के काबिल है, ठीक है। भले ही इन्होंने खौफ बना करके रखा, लेकिन व्यवस्था जो थी वो अतार्किक थी। अब बात करते हैं गोरखाओं की कर नीति। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी, जो गोरखाओं की कर नीति थी। इतने प्रकार के कर, लोग भरते भरते परेशान थे। किसी का संतान नहीं है तो भी कर, कोई कुछ भी कर रहा है तो कर, ठीक है, उसके अलावा गाय भैंसों पर कर, हर चीज पे कर लगा रखा था। वही हमें बात करनी है कि कैसे क्या था। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जितने भी टैक्स होते हैं वो आय के प्रमुख स्रोत होते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो टैक्स होता है वो होता है भू राजस्व कर। और आपको पता है गोरखाओं ने पहला भू बंदोबस्त कुमाऊं क्षेत्र में लागू किया 1791-92 में, और जो जोगामल के समय हुआ था, और जिसमें भूमि की माप के आधार पर टैक्स निर्धारित किया गया, यानी 20 नाली जिसके पास जमीन होगी उससे 1 रुपया टैक्स लिया जाएगा। तो एक व्यवस्था तो इनकी खास बात यह थी कि इन्होंने भूमि के आधार पर टैक्स लिया। अब भूमि में आप उत्पादन कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमें मतलब नहीं है भाई, भूमि का टैक्स से निर्धारित कर दिया, आपको देना ही देना है। तो एक तो ये इसमें खास बातें थी। राजस्व वसूली में बेसिकली उन्हीं लोगों का हेल्प ली जाती थी जो आप परमार वंश में और चंद वंश में देखते हो, यानी गांव स्तर पे जो कमीणा, सयाणा, ग्राम प्रधान होते थे, इन लोगों के माध्यम से ही टैक्स वसूली का काम जो है वो करवाया जाता था। जो लोग भूमि कर देने में असमर्थ होते थे उन्हें दास बनाकर बेच दिया जाता था। माता पिता स्वयं अपने बच्चों को विक्रय करने हेतु बाध्य करते थे। एक जो सबसे खराब व्यवस्था थी गोरखाओं की, जिससे लोग परेशान थे, वो थे दास व्यवस्था। इन्होंने दास प्रथा को प्रमोट किया। अगर कोई टैक्स नहीं देता था, मान लीजिए किसी के घर में टैक्स नहीं है, वो टैक्स नहीं दे पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो अपने बच्चे को देता था एज ए दास की तरह। मान लो किसी पे 50 रुपए टैक्स बना, तो 50 रुपए नहीं है तो टैक्स नहीं दे सकता, तो उसने अपने बच्चे को, अपने पुत्र को बेच दिया दास की तरह। यानी आप व्यवस्था देखिए, माता पिता बेच सकते थे अपने बच्चों को, दास की तरह बेच सकते थे। और उसके बाद में गोरखा लोग क्या करते थे, इनसे काम लेते थे या इनको आगे बेच देते थे। इनको एज ए, ठीक है, दास बना करके कहीं भी भेज दिया जाता था। और इसके लिए एक बड़ा बाजार लगता था। हरिद्वार के पास आपने नाम सुना होगा भीमगोड़ा, वहां पर एक प्रसिद्ध बाजार लगता था इन दासों का। तो जगह जगह से ये लोग गोरखा सैनिक पकड़ के लाते थे, उनको बेचते थे, खरीदते थे लोग। इस प्रकार से व्यवस्था चलती थी। तो ये एक बड़ी खामी थी इनकी व्यवस्था में। अब ये बहुत सारे कर लगाते थे भाई। वो कर कुछ इंपोर्टेंट है, उनमें एक एक करके हम बात करते हैं कौन कौन से थे। एक तो था पुवाड़ी। ये एक प्रकार का भूमि कर था जिससे सैनिकों का वेतन लिया जाता था। यानी सैनिकों के वेतन के लिए जो एक कर लगाया जाता था उसका नाम होता था पुवाड़ी। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा देना। एक होता था सलामी। ये नजराना था। सलामी तो आप वैसे भी जानते होंगे। नजराना, नजराना मतलब समझिए आप, कोई राजा के यहां पर आ रहा है मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, ठीक है। तो वो जो भी लेकर के आता था उसे नजराना कहा जाता था। उसे कहते हैं सलामी, कि जो सलामी आई है उनके यहां से इतने की, ठीक है। तो इस तरीके से सलामी होती थी, ठीक है। एक होता था तिमारी। तिमारी जो होता था वो फौजदार जो सूबेदार को बेसिकली जाता था। यानी जो फौजदार होता था, ठीक है, सेना का प्रमुख, और जो आपका सूबेदार होता था, उनके लिए जो है जो टैक्स आता था वो आता था तिमारी। यानी उनको जाता था कि हाँ भाई इसको इतने आने जाने हैं और उसको उतना आना जाना है, तो वो एक निर्धारित था। एक होता था पगड़ी। पगड़ी तो देखो आप अभी आज देखते होंगे, जब कोई भूमि किसी को देते हैं, किराए पे देते हैं या कुछ भी होते हैं, तो उसमें एक पगड़ी ली जाती है पहले ही। तो वैसा ही एक प्रकार का टैक्स होता था। जब कोई भी व्यक्ति किसी को भूमि बेचता था या स्थानांतरण करता था कुछ भी, तब ऐसे में उससे एक टैक्स वसूला जाता था, जिसे क्या कहते थे, पगड़ी कहते थे। ये ध्यान रखिएगा। एक था मांगा। देखो मांगा टैक्स आपने सुना होगा। मांगा टैक्स पहले होता था तब जब कोई आपातकालीन स्थिति आती थी, आर्थिक संकट आता था, तब एक टैक्स लगता था मांगा। तो वैसा ही इनके पास एक टैक्स था। प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया कर के रूप में लिया जाता था, जबकि युद्ध के समय तत्कालिक कर के रूप में भी लिया। मतलब ये भी वही था। उसी समय पर आपातकालीन स्थिति में जब कुछ होता था तो जो नौजवान होते थे उनसे 1 रुपया लिया जाता था।
ठीक है, युद्ध के लिए, उसमें खर्च पूरे करने के लिए। तो ये एक प्रकार का आपातकालीन टैक्स था जो पहले भी वसूला जाता था और अब भी वसूला जाता था। इसके अलावा कुछ और भी थे, जैसे सवांगी दस्तूर। ये वो था जो आपको मैंने बताया था, जो 1 रुपया लिया जाता था उस भूमि से, जो 20 नाली की भूमि होती थी उसके आधार पर 1 रुपया का टैक्स निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, तो प्रति एक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था, जिसे कहते थे सवांगी दस्तूर। एक होता था सोनिया फागुन। सोनिया फागुन, ये बेसिकली सोनिया फागुन जो होता था, ये गोरखा लेते थे उत्सवों के लिए। मान लीजिए कोई झांकी निकालनी है, कोई उत्सव करना है, कोई त्योहार मनाना है, कुछ भी, तो ऐसे में उसके लिए लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स का नाम होता था आपका सोनिया फागुन। एक इंपॉर्टेंट टैक्स था जिसको बोलते थे तान टैक्स, तान कर। तान मतलब याद आ रहा होगा आपका, रेसे धागे। बेसिकली ये लिया जाता था, जो कताई बुनाई करने वाले लोग थे उनसे एक टैक्स लिया जाता था जिसको बोलते थे तान कर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको स्लाइड को निकाल के। उसके अलावा एक नहीं लेते थे वो मरो टैक्स, एक कर मरो कर भी था। ये उनसे लिया जाता था जो पुत्रहीन व्यक्ति होते थे, यानी जिनके पास पुत्र नहीं होता था, उनके पास अलग से एक टैक्स लिया जाता था जिसे मरो कर कहते थे, मरो कर। इसके अलावा रहता, वो लोग जो गांव छोड़ करके जाते थे, बाहर निकलते थे, गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगाया जाता था, उसे बोलते थे रहता। एक होता था बहता, जो कुछ लोग अपनी संपत्ति को छिपा लेते थे, अपनी जमीन नहीं बताई, कुछ नहीं, तो उन पर अलग से एक टैक्स लगता था जिसे बोलते थे बहता। देखो ये सब टैक्स तो आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई, रटना पड़ेगा। लेकिन वो है कि आप एग्जाम से पहले देखोगे, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये याद हो जाएंगे, बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप एक ध्यान रखिएगा, इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा खास करके माता पिता के द्वारा संतान बिक्री को वैध माना जाता था गोरखाओं में। गोरखा काल में क्रय बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र हरिद्वार के निकट भीमगोड़ा था। ठीक है, तो उस समय पर दासों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, ये सब कार्य किए जाते थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कुछ और कर भी थे, घी कर, मोकर। तो घी कर लगता था वो आपका दुधारू पशुओं पर लगता था, ये तो नाम से समझ जाओगे, घी कर। ऐसे ही मोकर प्रति परिवार से लिया जाता था 2 रुपया। इसी प्रकार से एक लिया जाता था अधनी दतरी कर। तो ये लिया जाता था जो राजस्व में काम करते थे लोग, जो भी राजस्व का काम करते थे, राजस्व वसूली का काम, लेखा जोखा रखते थे, तो उनकी आय के लिए, उनको वेतन देने के लिए एक टैक्स लिया जाता था जिसे बोला जाता था अधनी। तो ये कुछ प्रमुख टैक्स थे जो कि गोरखाओं के द्वारा वसूला जाता था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये महत्वपूर्ण बात है, वो ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मणों पर भी इन्होंने एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था कुसही टैक्स, कुसही कर, स्टार लगा देना 3। और ये किसने लगाया था? ये अमर सिंह थापा ने लगाया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखिएगा। अमर सिंह थापा, गोरखाओं का सबसे प्रमुख सूबा, गोरखाओं का सबसे प्रमुख सेनापति अमर सिंह थापा, इसने ब्राह्मणों पर एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था कुसही कर, या जिसे कुसाही टैक्स भी कहते हैं। 3 स्टार लगा देना, महत्वपूर्ण है ये। कई बार जब हम गोरखा शासन पढ़ते हैं तो एक शब्द हमें सुनने के लिए मिलता है जिसे हम कहते हैं गोरखियाणी। गोरखियाणी बेसिकली क्या है कि गोरखाओं द्वारा लगभग 25 वर्ष तक कुमाऊं पर और लगभग 10.5 वर्ष तक गढ़वाल में शासन किया गया। ठीक है, यह अन्याय तथा अत्याचार पूर्ण शासन गोरखियाणी कहलाता है। तो गोरखियाणी को हम जो है वो एक नकारात्मक शब्द के रूप में देखते हैं कि भाई ये गोरखियाणी पंथी मत दिखाओ। गोरखियाणी पंथी का मतलब है शोषण वाला कार्य है। तो जब भी हम गोरखियाणी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है शोषण करने वाला, अत्याचार करने वाला। तो कोई अगर अत्याचारी सरकार है या कुछ भी है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये आप गोरखियाणी पंथी दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये शब्द का इस्तेमाल उनके शासनकाल के लिए किया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगली बात अब करते हैं गोरखा और अंग्रेज युद्ध के बारे में कि कैसे क्या हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए 1804 में गढ़वाल भी जो है इनके हाथ से निकल गया। अब ऐसे में जो प्रद्युमन शाह के उत्तराधिकारी थे, खास करके सुदर्शन शाह, तो सुदर्शन शाह ने सोचा यार कुछ ना कुछ तो किया जाए, कैसे हम गोरखाओं से दोबारा अपनी सत्ता लें, हम तो ले नहीं सकते। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया और उसमें उन्होंने कहा कि आप लड़ाई लड़िए, गोरखाओं से लड़ाई जीतिए
और जीतने में जो भी आपका खर्च वगैरह आएगा, एक बीच में एक तय हो गया कि इतना पैसा हम तुमको देंगे और आप गोरखाओं से लड़ाई जीतने के बाद ये उत्तराखंड क्षेत्र हमें लेकर के दे दीजिए। तो ऐसी एक वार्ता, ऐसा एक समझौता अंग्रेजों के साथ हो गया सुदर्शन शाह का। अब हुआ क्या, अंग्रेजों ने समझौते के तहत जो है वो लड़ाई छेड़ दी, किसके खिलाफ? गोरखाओं के खिलाफ। और खास करके 1814 में ये लड़ाई शुरू हो गई और हम देखते हैं इस लड़ाई में पलड़ा भारी रहा अंग्रेजों का। और फाइनली जो गोरखाओं के सेनापति थे उन्हें अंग्रेजी अधिकारियों ने बैठा करके एक संधि करी, संगोली की संधि, और जिसके तहत उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया, यानी जो जो क्षेत्र गोरखाओं का था उन पर अधिकार कर लिया गया। लेकिन यह क्षेत्र अंग्रेजों का होगा, यह निर्धारित सेनापति नहीं करेंगे, सूबेदार नहीं करेंगे, यह निर्धारित करेगा नेपाल का राजा। तो अंतिम रूप से इसे जो अपनी अनुमति दी है वो 1816 में दी है नेपाल के राजा ने। इसलिए संगोली की संधि के बारे में आपको दो तिथि मिलती है, 1815 और 1816। 1815 में जो गोरखा सूबे थे, जो मतलब सूबेदार थे, उन्होंने जो है वो अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने संगोली की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन शुरू में उसे नेपाल के राजा ने नहीं माना। बाद में जब अंग्रेजों ने अच्छे से समझाया तब उन्होंने 1816 में नेपाल के राजा ने हस्ताक्षर करे संगोली की संधि पर, और जिसके चलते उत्तराखंड क्षेत्र किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इसका एक थोड़ा सा भाग दे दिया टिहरी रियासत के रूप में सुदर्शन शाह को, और जो बाकी का क्षेत्र था उस पर उन्होंने स्थापित कर दिया ब्रिटिश राज। और इस प्रकार से आगे हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो टिहरी रियासत पढ़नी है और एक पढ़ना है ब्रिटिश राज। तो ये दो चीजें हमें जो है पढ़नी है, और फिर आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री जो है ये कवर हो जाएगी, जो हमने चंदवंश से शुरू करी थी। ठीक है, तो थोड़ी बात इसी पे करते हैं। नेपाल के राजा भीमसेन थापा के समय संपूर्ण कुमाऊं गढ़वाल में क्रूरता पूर्वक गोरखा राज की भयावह को देखते हुए राजा प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। यानी जिस समय पर नेपाल का राजा भीमसेन थापा था उस समय पर बड़ी स्थिति खराब हो गई थी उत्तराखंड की। हर जगह कुमाऊं में, गढ़वाल में अराजकता का माहौल था, लोग परेशान थे, लोग याद कर रहे थे परमार वंश के शासकों को, सबको। और ऐसे में सुदर्शन शाह ने क्या करा, अंग्रेजों से वार्ता करी, अंग्रेजों से संधि करी। और बेसिकली इस समय पर जो तत्कालिक गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग को युद्ध हट जाने के रूप में 7 लाख रुपए दिए जाने की बात हुई कि भैया तुम हमें उत्तराखंड जीत के दे दो गोरखाओं से, हम तुम्हें 7 लाख रुपए दे देंगे। तो 7 लाख रुपए की बात हुई और परिणाम स्वरूप हुआ यह कि अंग्रेजों ने जो है वो युद्ध लड़ा और इस प्रकार से गोरखा राज समाप्त हुआ और उन्होंने युद्ध लड़के गोरखा राज समाप्त कर दिया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि एक और गोरखा गए, दूसरी ओर अंग्रेज आ गए। भाई मिला क्या, सुदर्शन शाह को छोटी सी रियासत टिहरी रियासत, उसके अलावा जो भी बड़ा क्षेत्र था उस पर सत्ता किसकी स्थापित हो गई? अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। तो एक शोषक तो हट गया लेकिन दूसरा शोषक आ गया। ठीक है, एक ने लूटा दूसरे ने भी लूटा। ठीक है, गोरखाओं के समय भी हम परेशान थे, अंग्रेजों के समय भी हम परेशान रहे, वो हम बात करेंगे आपसे ब्रिटिश राज में। 1 नवंबर 1814 को औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी गई। अंग्रेज सेनाओं के 4 डिवीजन मैदान में आ चुके थे। मेजर जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में लगभग 3000 की अंग्रेज सेना देहरादून में तैनात हो गई, यानी पूरी तैयारी हो गई। 1814 की बात है, युद्ध की, नवंबर 1814। पूरी सेना बना दी गई, अलग अलग डिवीजन बना दिए गए। ठीक है, उधर से गोरखा लोग भी तैयार हो गए। और इस बीच इतिहास में एक बड़ी फेमस लड़ाई है जिसे खलंगा का युद्ध कहते हैं। यह नाम आपको याद रखना है, खलंगा का युद्ध। खलंगा का युद्ध जो हुआ, इसी युद्ध में गोरखाओं ने अपना आत्मसमर्पण किया था। 26 से 31 अक्टूबर 1814 तक जनरल जिलेस्पी ने गढ़ को विजित करने का विफल प्रयास किया। शुरू में ये विफल रहे थे। ये डेट हर एक आपको ध्यान नहीं रखनी, जो रखनी है मैं आपको बता दूंगा। 31 अक्टूबर 1814 को जिलेस्पी मारा गया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन एक व्यक्ति ने करा है जिसका नाम है विलियम फ्रेजर। तो ये याद रखिएगा कि ये जो खलंगा की लड़ाई हुई थी गोरखा और अंग्रेजों के बीच में, इसका आंखों देखा वर्णन किसने किया है? विलियम फ्रेजर ने किया। ठीक है, 31 अक्टूबर और 27 नवंबर 1814 के 2 युद्धों के पश्चात 30 नवंबर 1814 को लंबी बमबारी के पश्चात, ठीक है, दुर्ग को तभी जीता जा सका जब बाहर से मिलने वाली पानी से वंचित कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, जो इनका मेन दुर्ग था,
जो गोरखाओं का मेन दुर्ग था, किला था, वो था खलंगा में। इन्होंने पूरा उसको घेर लिया, पानी वानी बंद कर दिया, और जिसके चलते फिर गोरखाओं को लड़ाई लड़नी पड़ी, और खास करके फिर गोरखा क्या हो गए, आपके हार गए। और अंततः जो दुर्ग था वो किसके हाथों में आ गया, जो किला था गोरखाओं का वो किसके हाथों में आ गया, अंग्रेजों के हाथों में आ गया। खैर ये इतनी सारी डेट तो आपको याद नहीं रखनी, लेकिन ये याद रखनी है कि जो खलंगा की लड़ाई हुई है वो हुई है 1814 में, और उसके बाद 1815 में हुई है संधि जिसका नाम है संगोली की संधि। तो फाइनली 1815 में संगोली की संधि हुई, और अंतिम रूप से 4 मार्च 1816 को इसको नेपाल के राजा ने अपनी अनुमति दे दी, इसको स्वीकृति दे दी। और जिसके चलते अब कुछ बातें तय हुई संगोली की संधि में। वो क्या क्या थी? नंबर 1, गोरखाओं द्वारा अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना पड़ेगा। यानी जो भाग खास करके उत्तराखंड वाला था उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया, और गोरखाओं ने वो क्षेत्र किसको दे दिया? अंग्रेजों को। गोरखाओं ने कुमाऊं तथा गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया, एक ब्रिटिश अधिकारी होगा जो काठमांडू में रहेगा, गोरखाओं की व्यवस्था पे नजर रखेगा, देखेगा, ठीक है, ये सब चीजें। अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं की वीरता से प्रसन्न होकर उनको ब्रिटिश सेना में भर्ती करने का आश्वासन दिया। लो लास्ट में यह भी कर दिया, तुम बहुत अच्छे लड़े, हार तो गए हो लेकिन अच्छे लड़े, तो अब तुम क्या है, हम तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करेंगे, तुम सेना में भर्ती होने लायक हो। और आप देखिएगा फिर उन्होंने गोरखाओं को भर्ती करा और वो सिस्टम चलता रहा, और गोरखा रेजिमेंट, आप उनकी बहादुरी के बारे में सुनते ही हैं। तो जो गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में देखी जाती है उसका भी मेन रीजन जो है वो क्या है आपका, ये संगोली की संधि। ये नोट्स बहुत काम के हैं, इन नोट्सों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है क्लास भी काफी लंबी हो चुकी है। खैर इसको और मैं जो डिस्कस करूंगा आपसे वो करूंगा क्वेश्चंस के साथ, मैं इनके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तब वहां पर क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इन सबको पढ़ लीजिएगा कि कुमाऊं के कौन कौन से सूबे रहे, सूबेदार रहे, और गढ़वाल में कौन कौन रहे, ठीक है। अमर सिंह थापा का एक बड़ा नाम है, ठीक है, अमर सिंह थापा जो कि कुमाऊं में भी रहे और गढ़वाल में भी रहे, ठीक है। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी कोई डाउट होगा मुझे बताइएगा, और अब मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, इतना ही रखते हैं आज, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। कुछ अगर बचा है तो उसको मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय।